With the name of Allah Almighty, the importance of being earnest. Text, सेकेंड एक्ट तकरीबन मिड है सेकेंड एक्ट का, या सेकेंड एक्ट ख़त्म होने में अभी 40 पेजेस बाकी हैं। मेरे पास बुक है, पेज नंबर है 206, आपका पेज नंबर 162। जैक, यस यू हैव। क्या डिस्कशन चल रही थी पीछे? मिस प्रिज्म से स्टार्ट करना है। ओके, मिस प्रिज्म से स्टार्ट करना है और मेरे पास पेज नंबर है 204। मिस प्रिज्म, सिसिली यू विल कम विद अस। मिस प्रिज्म ने कहा, सिसिली तुम मेरे साथ आओ। ये एक छोटा सा डायलॉग है। 204 मेरे पास पेज नंबर है और आपका पेज 162 जैसे बताया गया। मिस प्रिज्म, सिसिली यू विल कम विद अस। सिसिली तुम हमारे साथ आओगी। सिसिली, सर्टेनली मिस प्रिज्म, माई लिटिल टास्क ऑफ रिकॉन्सिलिएशन इज ओवर। मेरा मिलाने का, राजी करने का काम, सुलह कराने का काम ख़त्म हो चुका है। मेरा वो जो छोटा सा काम था सुलह कराने का, वो ख़त्म हो गया है। चेजिबल, यू हैव डन अ ब्यूटीफुल एक्शन टुडे डियर चाइल्ड। आज बच्चे तुमने बहुत अच्छा काम कर दिखाया है। मिस प्रिज्म, वी मस्ट नॉट बी प्रीमेच्योर इन आवर जजमेंट्स। हमें अपनी जजमेंट्स के अंदर प्रीमेच्योर नहीं होना चाहिए, नापुख्ता नहीं होना चाहिए। हमें नापुख्ता नहीं होना चाहिए अपनी जजमेंट के अंदर। मीन टू से, ये लड़की है, बच्ची है, इसने कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, आपको इसे नहीं सहराना चाहिए था। सिसिली, आई फील वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। दे ऑल गो ऑफ एक्सेप्ट जैक एंड अल्जर्नन। सारे चले जाते हैं, जैक और अल्जर्नन स्टेज पर रहते हैं। यू यंग स्कैंड्रल एलजी, एलजी तुम नौजवान बदमाश। यू मस्ट गेट आउट ऑफ दिस प्लेस एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके तुम इस जगह से रवाना हो जाओ, चले जाओ, दूर हो जाओ। आई डोंट अलाउ एनी बर्निंग हियर। मैं यहाँ पर किसी किस्म की बहरूप पसंद नहीं करूँगा। बहरूप, तुम्हारा यहाँ पर बहरूपिया बनना मैं पसंद नहीं करूँगा, इजाज़त नहीं दूंगा इसकी। एंटर मैरीमैन, मैरीमैन, आई हैव पुट मिस्टर अर्नेस्ट थिंग्स इन रूम नेक्स्ट टू yours, सर। सर, मैंने आपके रूम के साथ वाले रूम में तमाम सामान रख दिया है अल्जर्नन का। आई डोंट अलाउ, सॉरी, आई सपोज दैट इज ऑल राइट। मेरे ख्याल में ये सब कुछ ठीक है। जैक, व्हाट? मैरीमैन, मिस्टर अर्निंग लगेज सर। मिस्टर अर्निंग का लगेज सामान, आई हैव अनपैक्ड इट एंड पुट इट इन द रूम नेक्स्ट टू योर ओन। मैंने सारा सामान खोल दिया और नेक्स्ट रूम के अंदर सारा एडजस्ट कर दिया है। हिज लगेज, इसका सामान, यस सर। 3 पोर्टमैंट्यूज, 3 बड़े लेदर के केसेस, लेदर के 3 बड़े बड़े ट्रंक। ड्रेसिंग केस, एक बड़ा ट्रंक या बक्सा, किस चीज़ का? वो कपड़ों का। 2 हैट बॉक्सेस, 2 हैट बॉक्सेस हैं। एंड अ लंचियन बास्केट, लंचियन बास्केट, एक और लंच करने वाली बास्केट भी। वो 7 बास्केट लेकर आया है जिसमें वो लंच का शायद बकिया सामान डालेगा या जिसमें लंच उसका पैक किया जाएगा, मे बी। अल्जर्नन, आई एम अफ्रेड आई कांट स्टे मोर देन अ वीक दिस टाइम। मेरे ख्याल में मुझे खौफ है कि मैं 1 हफ्ते से ज़्यादा यहाँ पर नहीं रह सकता। मैरीमैन, ऑर्डर द डॉग कॉट। जैक, जैक का डायलॉग है। मैरीमैन, ऑर्डर द डॉग कॉट एट वंस। कुत्तों वाले छकड़े को जल्दी से बुलाओ। यानी कि ये छोटा साइज का एक बग्गी होती है, छोटे साइज की, इसे डॉग कॉट कहते हैं। छोटी बग्गी, छोटा तांगा, जल्दी बुलाओ। मिस्टर अर्नेस्ट हैज बीन सडनली कॉल्ड बैक टू टाउन।
मिस्टर अर्नेस्ट को अभी अभी तार से बुलाया गया है लंदन में। मिस्टर अर्नेस्ट को लंदन में बुलाया गया है अभी अभी, तो इसने जाना है। शायद कुत्ते बैठते हो। मैरीमैन, यस सर, गोज बैक इनटू द हाउस, वो वापस घर में चला जाता है। व्हाट अ फेयरफुल लायर यू आर जैक, जैक तुम कितने बड़े झूठे हो। आई हैव नॉट बीन कॉल्ड बैक टू टाउन एट ऑल, मुझे तो टाउन में बिल्कुल नहीं बुलाया गया। तुमने क्यों झूठ बोला है? यस यू हैव, हाँ तुम्हें बुलाया गया है। अलजनन, आई हैवंट हर्ड एनीवन कॉल मी, मैंने नहीं सुना कि कोई मुझे बुला रहा हो। योर ड्यूटी एज अ जेंटलमैन कॉल्स यू बैक, तुम्हारी ड्यूटी कि तुम एक अच्छे आदमी हो, यही ड्यूटी तुम्हारी तुम्हें लंदन में बुलाती है। लंदन में तुम्हें तुम्हारी शराफत बुला रही है। अलजनन, माई ड्यूटी एज अ जेंटलमैन हैज नेवर इंटरफेयर्ड विद माई प्लेयर्स, मेरी शोरफा की ज़िंदगी या मेरी शराफत मेरी खुशियों में इंटरफेयर नहीं करती। इन द स्मॉलेस्ट डिग्री, थोड़ी सी भी दखल अंदाजी नहीं करती मेरी शराफत मेरी खुशियों में। आई कैन क्वाइट अंडरस्टैंड दैट, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ ये बात। अलजनन, वेल सिसिली इज अ डार्लिंग, सिसिली बहुत प्यारी है। यू आर नॉट टू टॉक ऑफ मिस कार्डियो लाइक दैट, तुम्हें मिस कार्डियो के बारे में इस तरह नहीं कहना चाहिए। आई डोंट लाइक इट, मैं इस चीज को पसंद नहीं करता। अलजनर, वेल आई डोंट लाइक योर क्लॉथ्स, ठीक है लेकिन मुझे तुम्हारे ये कपड़े पसंद नहीं। यू लुक परफेक्टली रेडिकुलस इन देम, तुम इसमें इंतहाई मज़ाहिया नजर आ रहे हो कि ब्लैक सूट पहना हुआ है, ब्लैक रिबन वाला कैप पहना हुआ है। Why on earth don't you go up and change? हाय तुम जाते क्यों नहीं हो और तुम तब्दील करते क्यों नहीं हो अपने कपड़े? It is perfectly childish to be in deep mourning. गहरे गम में होना ये बड़ा बचकाना काम है। For a man, एक आदमी के लिए who is actually staying for a whole week, एक आदमी के लिए इतने दुख में रहना ये बहुत ही छोटी हरकत है, जबकि वो आदमी स्टेइंग फॉर अ होल वीक तुम्हारे साथ पूरे हफ्ते के लिए रहने के लिए तैयार है। विद यू इन योर हाउस, तुम्हारे घर में एज अ गेस्ट के तौर पर। यानी कि ये अच्छी बात नहीं है कि तुम मातमी लिबास पहनो इसलिए कि अलजनन तुम्हारे घर में एक हफ्ता रहने जा रहा है। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए इस बात की। आई कॉल इट ग्रॉट्स्क्यू, मैं इसको ग्रॉट्स्क्यू कहूँगा, मज़ाहिया ड्रामा कहूँगा। ग्रॉट्स्क्यू, मैं इसे मज़ाहिया ड्रामा कहूँगा। जैक, यू आर सर्टेनली नॉट स्टेइंग विद मी फॉर अ होल वीक एज अ गेस्ट और एनीथिंग एल्स, तुम बिल्कुल भी मेरे साथ एज अ गेस्ट पूरा हफ्ता नहीं रहने जा रहे, ना किसी और चीज़ के लिए। यू हैव गॉट टू लीव, तुम्हें जाना होगा। बाय द 4-5 ट्रेन, 4-5 बजे वाली ट्रेन से। अलजनन, I certainly wouldn't leave you as long as you are in mourning. मैं बिल्कुल तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम इस मातमी लिबास में हो। I would be most unfriendly. It would be most unfriendly. ये बड़ी ही गैर दोस्ताना बात होगी। If I were in mourning, you would stay with me. अगर मैं मॉर्निंग में होता, मैं अगर मातमी लिबास में होता तो तुम लाजमी मेरे साथ ठहरते। जब भी कोई दुख में होता है दूसरा आदमी उसके साथ ठहरता है, अखलाक की बात है। तुम मॉर्निंग में हो, तुम मातमी लिबास में हो, तो मैं तुम्हारे साथ ठहरूंगा जब तक कि तुम। आई सपोज आई शुड थिंक इट वेरी अनकाइंड इफ यू डिडंट, मैं इस चीज़ को बहुत बुरा समझूंगा अगर तुम कपड़े तब्दील नहीं करोगे तो। जैक, वेल विल यू गो इफ आई चेंज माई क्लॉथ्स, ठीक है अगर मैं कपड़े तब्दील कर लूँ तो तुम क्या चले जाओगे? यस इफ यू आर नॉट टू लॉन्ग, हाँ
अगर तुम ज़्यादा देर नहीं लगाओगे तो। आई नेवर saw anybody take so long to dress and with such little result। और मैंने कभी नहीं देखा कि इस शख्स को कि कोई शख्स इतना ज़्यादा टाइम लगाता हो कपड़े बदलने में और उससे कोई रिजल्ट मसूल ना हो, यानी कि उसके अंदर कोई तब्दीली ना हो। तुम्हारा चेहरा ही बुझा हुआ है ऐसा कि तुम कपड़े इतनी देर लगाते हो तब्दील करने में, शक्ल तुम्हारी फिर भी वैसी की वैसी ही लगती है, यानी कि तुम कपड़े तब्दील करके भी मातमी से लगते हो। Well, at any rate, that is better than being always overdressed as you are। ठीक है, किसी तरह से भी ये बेहतर होगा कि कोई शख्स इतने कपड़े ना पहने जितने कि तुम हर वक्त लदे रहते हो जितने कपड़ों से। किसी तरह से भी दैट इज नॉट बेटर, ये अच्छा नहीं। दैट बीइंग ऑलवेज ओवरड्रेस्ड एज यू आर, कि इंसान कपड़ों से लदा रहे जैसे तुम लदे रहते हो। अल-जन्नह। इफ आई एम काइंडली अ लिटिल ओवरड्रेस्ड, अगर मैं कभी कभी ज्यादा कपड़े पहन भी लेता हूं, आई मेक अप फॉर इट बाय बीइंग ऑलवेज इमेंसली ओवर एजुकेटेड। मैं इसलिए पहनता हूं ताकि मैं लगूं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। बात तो ठीक की है, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं कैसे कपड़े पहनते हैं? कोट पहनते हैं, ऊपर नेक टाई बांधते हैं, सर पे कैप रखते हैं, कफ डालते हैं, जुराबे पहनते हैं। और जो बिल्कुल थोड़े कपड़े पहनता है हम कहते हैं कि ये शऊर वाला नहीं है ना। तो मैं इसलिए पहनता हूं ताकि लगूं मैं कि ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। आपने गांधी को देखा था किस तरह रहता था, है? और आपने कैदम को भी देखा था, कैसा लगता था? फैसले घर जाके कीजिएगा। ओके, तो जैक हाँ, नीचे बस एक ही कपड़ा होता, नीचे लपेट के और कंधे पर रख लेता, एक ही चादर उसकी होती थी। अब इसी तरह देखें, पढ़े लिखे ज़्यादा इल्म वाले और कम इल्म वाले का ये एक डिफरेंस है। जब आपके पास इल्म ज़्यादा आ जाता है ना, यू बिलीव दैट, उस वक्त फिर आप कपड़ों की परवाह बहुत कम करते हैं। मैं खुद बड़ा स्ट्रिक्टली टाई लगाता था, और टाई लगाता, कोट पहनता, पैंट शर्ट पहनता, बूट पहनता। तो मैं वाकई शायद ये दिखाना चाहता कि यस आई एम लर्न। जब मेरे अंदर डेफिशिएंसी थी, मेरे अंदर जब कमी थी इल्म की, थोड़ा इल्म था, मैंने उस कमी को शायद इस तरह से पूरा किया था कि लोगों को लगे कि एक रीजनेबल इंग्लिश का टीचर है। जब मैंने बुक्स लिखी और बहुत ज़रा पढ़ लिया, फिर मैं कहता है कोई मुझसे पढ़ने के लिए आएगा तो आएगा, अगर मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा, ऐसे ही पढ़ाऊँगा, मैले कुचैले कपड़े ही ठीक है। मैले कुचल से मुराद सादे कपड़े ही ठीक है। ओके, ये होता है। तो वो वही बात कर रहा है कि एजुकेटेड लगने के लिए बहुत ज़रा कपड़े पहनने पड़ते हैं। जैक, योर वैनिटी इज रेडिकुलस। तुम्हारी ये फ़ख्र जो है बड़ा मज़ाया है। कौन सा फ़ख्र कि तुम पढ़े लिखे हो। योर कंडक्ट एन आउटरेज, और तुम्हारा चाल चलन आउटरेज, गुस्सा दिलाता है। एंड यूर प्रेजेंस इन माई गार्डन अटरली अब्सर्ड, और तुम्हारी मेरे गार्डन में मौजूदगी ये इंतहाई बेहुदा है। हाउएवर यू हैव गॉट टू कैच द 4-5, ताम तुम्हें 4-5 की ट्रेन पकड़नी है। एंड आई होप यू विल हैव अ प्लेजेंट जर्नी बैक टू टाउन, और मेरे ख्याल में टाउन की तरफ तुम्हारा सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। यस, बनबरिंग एज यू कॉल इट, ये बहरूपियापन, ये बनबरिंग जिसे तुम कहते हो, हैज़ नॉट बीन अ ग्रेट सक्सेस फॉर यू, ये तुम्हें कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं देने वाली। गोज इनटू द हाउस, दफा हो जाओ घर में। अच्छा, गोज इनटू द हाउस, घर में चला जाता है। जैक अच्छा, अल-जन्नन, आई थिंक इट हैज़ बीन अ ग्रेट सक्सेस, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आई एम इन लव विद सिसिली एंड दैट इज एवरीथिंग, मैं सिसिली से मोहब्बत कर बैठा हूँ, मैं सिसिली की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है।
एंटर सिसिली एट बैक ऑफ द गार्डन, गार्डन की पिछली साइड से सिसिली आती है। शी पिक्स अप द कैन एंड बिगिंस टू वाटर द फ्लावर्स, उसने एक कैन उठाया हुआ है पानी देने वाला और वो फूलों को पानी देना शुरू कर देती है। एल्जर्नन का डायलॉग जारी है इस दौरान, बट आई मस्ट सी हर बिफोर आई गो, लेकिन मैं लाजमी उससे मिलूंगा जाने से पहले, एंड मेक अरेंजमेंट्स फॉर अनदर बर्बरिंग, और मैं किसी और तरह के बहरूप को धारने की कोशिश करूंगा। देयर शी इज, ओह वो तो आ गई। इसलिए ओह आई merely come back to water the roses, मैं आई हूँ फूलों को पानी देने के लिए, मैं आई हूँ गुलाबों को पानी देने के लिए, मैं आई हूँ इन गुलाब नुमा शरारों को पानी देने के लिए। समझ रहे हैं ना? ठीक है, सिंबलिज्म भी है इस लाइन में। आई thought you were with Uncle Jack, मैंने सोचा कि तुम अंकल जैक के साथ हो। He has gone to order the dog cart for me, वो तो गया है मेरे लिए डॉग गॉड मंगवाने के लिए, डॉग कार्ट मंगवा रहा है मेरे लिए। ओह इज ही गोइंग टू टेक यू फॉर अ नाइस ड्राइव, क्या वो आपको सैर कराना चाहता है? ही इज गोइंग टू सेंड मी अवे, वो मुझे दूर भेज रहा है। देन हैव वी गॉट टू पार्ट, तो क्या हमें जुदा होना पड़ेगा? आई एम अफ्रेड सो, मुझे बहुत दुख है। इट्स अ वेरी पेनफुल पार्टिंग, ये इंतहाई दुखी इंतहाई तकलीफ दह किस्म की पार्टिंग है, जुदाई है। अल्लाह तुम्हारा भला करे गुजरी। सिसिली, इट इज ऑलवेज पेनफुल टू पार्ट फ्रॉम पीपल, ऐसे लोगों से जुदा होना हमेशा तकलीफ का अमल होता है। होम वन हैज नोन फॉर अ वेरी ब्रीफ स्पेस ऑफ टाइम, जिससे इंसान बड़े छोटे से वक्फे में मिलता है, थोड़ी देर के लिए मिलता है। पैराडॉक्स है, हम ये कहते हैं जिस शख्स के साथ आप 10 साल या 5 साल रहते हैं, ओए होए, जब 20 साल रहते हैं उससे जुदा होना मुसीबत है, तकलीफ है, दुख है बहुत बड़ा, ऐसा कहते हैं ना। वो कहते हैं ये नहीं, जिसके साथ 20 साल रहे हैं तो उससे तो आपने सारी इंजॉयमेंट ले ली है ना, सारी बातें कर ली हैं, उससे तो आप बोर हो गए ना। जिससे थोड़े वक्फे के लिए मिले हैं और बंदा भी अच्छा लगा है आपको, तो फिर उसे जुदा होना पड़ जाए, आप कह रहे ओए ओए ये सब अभी रज के बातें भी नहीं की। ठीक है, तो पैराडॉक्स ठीक कहता है, ये कहता है वो चीज इंतहाई दुख देती है, उन लोगों से जुदा होना इंतहाई तकलीफ दे होता है जिन लोगों से हम थोड़ी देर के लिए मिलते हैं। द एब्सेंस ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स वन कैन एंड्योर विद एक्वानिमिटी, पुरसकून होना। पुराने दोस्तों के चले जाने से हम फिर भी पुरसकून और वेल इवन टेम्पर्ड रहते हैं, अच्छे भले रहते हैं। एक्वानिमिटी, बैलेंस रहते हैं, पुरसकून रहते हैं। पुराने लोगों के चले जाने से हम पुरसकून रहते हैं। वैसे बात भी ठीक है, बूढ़े लोग मरते हैं इतना दुख नहीं होता, नौजवान मर जाए तो क्या कहते हैं, ठीक है यार बड़ा दुख हुआ है, नौजवान ही मर गया अभी, बात तो ठीक है। बट इवन अ मोमेंटरी सेपरेशन फ्रॉम एनी वन टू होम वन हैज जस्ट बीन इंट्रोड्यूस्ड, लेकिन ऐसे आदमी से उसी वक्त की तक जुदाई जिससे आप अभी इंट्रोड्यूस हुए हों इज ऑलमोस्ट अनबेरेबल, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया। एंटर मैरीमैन, मैरीमैन आ जाता है। द डॉग कार्ट इज एट द डोर सर, सर डॉग कार्ट दरवाजे पर आ चुकी है। एल्जर्नन लुक्स अपीलिंगली एट सिसिली, सिसिली की तरफ वो दरख्वास्त करने वाले अंदाज में देखता है, अपील करता है, दरख्वास्त करते हुए देखता है। सिसिली, इट कांट वेट मैरीमैन फॉर 5 मिनट्स, मैरीमैन क्या 5 मिनट ये गाड़ी रुक नहीं सकती? यस मिस, रुक सकती है। एग्जिट मैरीमैन। एल्जर्नन, आई होप सिसिली आई शैल नॉट ऑफेंड यू इफ आई स्टेट क्वाइट फ्रैंकली, सिसिली
मैं बिल्कुल भी आपको शायद नाराज नहीं करूंगा जब मैं ये कहता हूं फ्रैंकली अंदाज में एंड ओपनली और खुलेआम कहता हूं दैट यू सीम टू मी टू बी इन अ वेरी वाई द विजिबल पर्सोनिफिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट परफेक्शन। यू सीम टू मी, तुम मुझे ऐसी लगी हो, टू बी इन अ एवरी वाई, हर लिहाज से, द विजिबल पर्सोनिफिकेशन, एक वाज़े तशबीह है, एक वाज़े तशबीह है ऑफ एब्सोल्यूट परफेक्शन, बिल्कुल परफेक्ट होने की। तुम मुझे परफेक्शन की शक्ल नजर आई हो। अगर परफेक्शन को कोई शक्ल देनी हो तो वो किसे देंगे? तो वो सिसली है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है किसी एक चीज को किसी दूसरे की क्वालिटी दे देना। जैसा कि एक फूल है, ठीक है, जब हवा चलती है तो वो फूल लहरा रहा है, ऐसे लहरा रहा है, उस टहनी समेत लहरा रहा है। हम अगर ये कहें कि इसको देखकर हम कहें कि ये कोई लेडी, कोई औरत जो है वो डांस कर रही है, या हम कहें कि औरत जो डांस कर रही है वो ऐसे करे जैसे फूल लहरा रहा हो, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। अच्छा, अब पर्सोनिफिकेशन इसे कहते हैं किसी भी चीज को इंसानी क्वालिटीज दे देना, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे किसी की अगर ब्रेवरी शो करनी हो तो वो शेर की तरह बहादुर है? नहीं। अब जब बात को थोड़ा सा मुख्तलिफ समझे, ये मेटाफर में चला जाता है। हाँ, वहां चला जाता है। किसी भी शय को इंसानी क्वालिटीज देना, ये पर्सोनिफिकेशन है। जब मैंने कहा, मैंने फूल को देखा कि वो हवा में लहरा रहा था, ठंडी हवा में टहनी समेत, तो मैंने कहा ये फूल ऐसे लहरा रहा है जैसे कि कोई औरत डांस कर रही हो। तो मैंने फूल को, टहनी को किसकी क्वालिटीज दी? डांसिंग गर्ल की। अच्छा, सेम लाइक ब्यूटी आपने देखी है? एक और एग्जांपल दे रहा हूं। ब्यूटी आपने देखी है? नहीं, आपने ब्यूटी नहीं देखी। आपने ब्यूटीफुल फ्लावर देखा है, ब्यूटीफुल हाउस देखा है, ब्यूटीफुल लेडी देखी है, ब्यूटी इटसेल्फ नहीं देखी आपने। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्यूटी कोई भी नहीं देख सकता। हाँ, फील, चलो ये बात भी सही है किसी हद तक। तो ब्यूटी को कोई देखता नहीं है, मैं सब देखने के हवाले से बात करूंगा। तो आपने जब लेयर पोएम पढ़ी थी तो वो कहता है कि ब्यूटी जब डांस करती है तो उसको फीट को देखने के टाइम हमारे पास नहीं होता। अब वहां पर हमने क्या लिया था? ब्यूटी को कहा था कि ये ब्यूटीफुल लेडी की बात कर रहे हैं, तो असल में हमने कहा ये पर्सोनिफिकेशन है। ब्यूटी को क्वालिटी दे दी गई है खूबसूरत डांस करने वाली लेडी की। ब्यूटी इटसेल्फ नजर नहीं आती, लेकिन ब्यूटी को कोई ना कोई शक्ल दे दी गई है। सेम लाइक वो कहता है परफेक्शन को अगर कोई शक्ल सूरत देनी हो तो मैं कहूंगा वो सिसिली है। ठीक है, कोई नाम वफा पूछे, मैं नाम तेरा लूंगा, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन है। कोई नाम वफा पूछे, है ना, गिले कर दो साढ़े तुसी कहते पर्सोनिफिकेशन समझा नहीं सकता। जी मैं कहता हूँ, आई होप सिसिली, ये अल्जर्नन का डायलॉग दोबारा देखें। आई होप सिसिली आई शैल नॉट ऑफेंड यू। सिसिली, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगा। इफ आई स्टेट क्वाइट फ्रैंकली, अगर मैं फ्रैंकली कहूँ एंड ओपनली और वाजे कहूँ, दैट यू सीम टू मी, तुम मुझे ऐसी लगती हो, टू बी इन एवरी वाई, हर तरह से, द विजिबल पर्सोनिफिकेशन, कि तुम एक वाजे पर्सोनिफिकेशन हो ऑफ एब्सोल्यूट परफेक्शन, एब्सोल्यूट परफेक्शन की। एब्सोल्यूट परफेक्शन जो होती है, अगर उसको मैं कोई नाम दूं तो वो नाम तेरा है, उसको कोई शक्ल दूं तो वो सिसिली बनती है। सिसिली, आई थिंक योर फ्रैंकनेस डज यू ग्रेट क्रेडिट अर्नेस्ट। मेरे ख्याल में अर्नेस्ट, ये फ्रैंकनेस तुम्हें बहुत फ़ायदा देगी, इसका तुम्हें बड़ा फ़ायदा हुआ है,
तुमने सही इस्तेमाल किया है। इफ यू विल अलाउ मी, अगर तुम मुझे इजाजत दो, आई विल कॉपी योर रिमार्क्स इनटू माय डायरी, मैं डायरी में तुम्हारी बातें लिख न दूं कि तुमने मुझे क्या कहा है। पर्सोनिफिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट परफेक्शन। गोज ओवर टू टेबल, टेबल के करीब जाती है, एंड बिगिंस राइटिंग इन डायरी, और डायरी में अपनी तारीफ लिखना शुरू कर देती है। एल्जरनन, डू यू रियली कीप अ डायरी, क्या तुम वाकई एक डायरी भी रखती हो? आई वुड गिव एनीथिंग टू लुक एट इट, मैं थोड़ा सा किसी चीज को देखूंगा डायरी में। मे आई, क्या मैं डायरी में देख सकता हूं? ओह नो, नहीं। पुट्स हर हैंड ओवर इट, ऊपर हाथ रख लेती है। यू सी, इट इज सिंपली अ वेरी यंग गर्ल्स रिकॉर्ड ऑफ हर ओन थॉट्स, ये एक नौजवान लड़की के अपने ज़हन के ख्यालात इसके अंदर लिखे हुए हैं। जी, रिकॉर्ड है उसके, एक नौजवान नौखेज लड़की के ख्यालात की ये एक रिकॉर्ड है। एंड इम्प्रेशंस, और उसके इम्प्रेशंस का, तासुरात का। एंड कंसिक्वेंटली मेंट फॉर पब्लिकेशन, और नतीजतन ये डायरी पब्लिकेशन होगी इसको पब्लिश किया जाएगा, ताकि लोगों को पता चले कि एक यंग लड़की जो है वो क्या सोचती है। ये क्रिटिसाइज किया गया है। कुछ लोग पहले डायरीज लिखते थे और वो डायरीज पब्लिश होती थी, फिर पता चलता था, उन डायरीज को साइकोलॉजिस्ट पढ़ते थे कि एक मर्द जो लड़कपन में से था, जवान हुआ तो वो क्या क्या सोचता रहा है। डायरी का एक रिवाज हुआ करता था, वो क्या क्या सोचता रहा है। ओके, तो फिर ये बड़ा ट्रेंड बनने लग गया कि लोग राइटर्स की डायरी लेकर आए, उसको पब्लिश कराने लगे। तो अब ये कह रही है कि ये अब यहाँ पर स्टायर हो गई है, ये तो मैंने पब्लिकेशन के लिए अपने तमाम इंप्रेशंस और थॉट इसके अंदर रिकॉर्ड कर रही है। ओके, अब डायरी का काम कौन कर रहा है? फेसबुक। डायरी का काम अब कौन करता है? फेसबुक करे। फेसबुक आपकी डायरी ही है ना, उस पर आप जमा मैंने जो पिक्चर लाइक करते हैं। पहले डायरी में क्या होता था, जो चीज़ें आप लाइक करते थे कमुलेट इकट्ठे करके उसमें लिख देते थे, या तस्वीर लगा देते, या रंग बिरंगा करते। तो अब आप अपनी फेसबुक को डेकोरेट करते हैं, कोई आपकी फेसबुक पर आए देखे आप क्या लाइक करते हैं। और फेसबुक मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़ात की, बाशऊर इंसान की, वो 99% 95% अक्कासी कर देती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसान फेसबुक को इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेट भी होता है। जैसा कि अगर इंसान के अंदर डिज़ायर है नंगी पिक्चर देखने की, तो वो उस पिक्चर को कभी भी अपनी फेसबुक पर नहीं लगाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि और लोग भी देखेंगे, वो कहेंगे यार ये कैसा बंदा है। तो लोग क्या करेंगे, वो अच्छी पिक्चर लगाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को लड़कियां ही पसंद है तो वो खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगाएगा, लेकिन वल्गर तस्वीर नहीं लगाएगा। तो इस तरह इंसान अपने आप को सेल्फ कल्टीवेट भी करता जा रहा है। ये सारा प्रोसेस है, ठीक है। तो अब फॉरेन के अंदर इन चीज़ों की बाकायदा स्टडी हो रही है कि फेसबुक क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या असरात हैं, इससे क्या आउटकम आता है, लोग इससे कैसे बेहतर हो जा रहे हैं। मैं यहाँ डाइस के भी ठहरा, मैं अपने ताई अपने इलाके को देखकर ये फील कर रहा हूँ कि लोग इससे कल्टीवेट भी होते हैं, सीखते भी हैं, और ये उनकी ज़िंदगी का रिकॉर्ड भी है। आज जो पिक्चर आपने लाइक की है, जो पिक्चर आपने शेयर की है, पसंद की है, तो हो सकता है कि 10 साल बाद आप कहें कि उस समय मेरी सोच कैसी थी, मैं किस तरह की चीज़ें पसंद किया करती थी। ठीक है, बट प्रे अर्नेस्ट, डोंट स्टॉप, लेकिन मेहरबानी करो अर्नेस्ट, और रुको नहीं। डोंट स्टॉप टॉकिंग अबाउट मी, मेरे बारे में बोलना बंद मत करना। बट प्रे अर्नेस्ट, मेहरबानी करो अर्नेस्ट, डोंट स्टॉप, हाय मेरी तारीफ करना बंद ना करो। अच्छा, आपने गुरु मूवी देखी है? अच्छा, आप ना मूवीज़ के ही लोग हैं, तो मूवीज़ आपने देखनी होती है, टाइम निकाल के देखनी होती है। पहले मूवीज़ शायद आप इंजॉय उस तरह से करते थे, आप मूवीज़ को ज़रा आप एज अ क्रिटिक इंजॉय करें, थीम्स को देखें कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। गुरु मूवी में वो ऐश्वर्या राय उससे कहती है, अपने ही हस्बैंड से, उसका हस्बैंड ही है, वो कौन सा है उसका, अभिषेक ना, सारे पता नहीं हैं,
मासूम बन, आप बता करके देखिए। तो वो उसको पकड़ लेती है। उनकी नई नई शादी होती है तो वो काम पर जाने लगता है तो उसको पकड़ लेती है। वो कह रहा मुझे जाना है, तो वो उसे कहती है कि पहले मेरी तारीफ करो। यस, तो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग सीन ना, कि एक वैमन की डिजायर को दिखाया गया है। बेटा सीधी कर दे इसे। अच्छा, डिजायर को दिखाया गया है कि किस तरह एक वैमन कहती है नहीं पहले मेरी तारीफ करो। 2:10। तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था, शैला उसका नाम था। चलो उसने, मैंने पूछा, मैंने कहा चलो, उससे मेरी काफ़ी फ्रैंक थी वो स्टूडेंट मेरे साथ। मैंने कहा शैला एक बात बताओ, लड़की को मतलब सबसे उसकी पसंदीदा चीज़ क्या होती है, किससे वो इम्प्रेस हो जाती है? उसने कहा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है, तारीफ। लड़की की तारीफ कर दो और वो इस बात पर बहुत खुश होती है, इस बात पर बड़ी राजी। तो वैसे मैं कल, मुझे एक चीज़ का ऐसे इंकशाफ हो रहा था जहन के अंदर कि ये कुदरत का अतिया है वैमन के पास कि शी इज़ मोर ब्यूटीफुल एज कम्पेयर टू मैन। ये कुदरत का अतिया है ना। हमारे हाथ देखें, रफ होंगे, टफ होंगे या और तरह के होंगे, उनके हाथ देखें बिल्कुल खूबसूरत होंगे, हर तरह से खूबसूरत होंगे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि वैमन को गॉड ने गिफ्टेड कर दिया है, वैसे खूबसूरत बना दिया है। इसीलिए तमाम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ना सिर्फ लड़की को देखने के लिए मर्द अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि लड़कियां भी लड़की को देखने के लिए अट्रैक्ट होते हैं कि शी इज़ मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि दैट इज़ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। ये फितरत का खूबसूरत ऑब्जेक्ट है ना। तो मैन जो है, गॉड ने उसे प्राइड और ग्रेस दी है। वो सर मोटा सा उठाकर ऐसे घूमता रहता है, ऐसे चलता है अकड़ अकड़ कर, ठीक है। कभी आप नौजवान बकरी और बकरे को देखें, अगर एक ही माँ के 2-3 बच्चे पैदा हो गए हैं, बकरी और बकरे, तो आप फीमेल की फीलिंग्स देखें कैसी हैं, उसका चलना देखें कैसा है। और वो जो बकरा है, वो जब 2 माह का या 1.5 माह का होता है तो उसकी चाल देखें ज़रा। वो गर्दन के बाल खड़े कर लेता है और इस तरह से अकड़ अकड़ के चलना शुरू करता है, और हर में होता है। इस तरह मर्दों में भी ऐसा होता है, औरतों में भी ऐसा होता है। बहरहाल मैंने आपकी काफ़ी तारीफ की है ताकि आप खुश हो जाए। अल-जन्नह यहीं से पढ़ना है ना। नहीं, अभी आधा डायलॉग रहता है। I delight in talking down from dictation। और मैं खुश होती हूँ दूसरों की आवाज़ लिखने में। दूसरों की, जब मेरे बारे में आवाज़ आ रही होती है, कोई मुझे डिक्टेट कर रहा होता है, लिखवा रहा होता है, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है। अच्छा, वैसे ये एक दिलचस्प बात है, कोई जब आप पढ़ रहे होते हैं ड्यूरिंग स्टडी, अगर कोई आपको लिखवा रहा है लाइन टू लाइन, तो उसके लिखने में आपको मज़ा आ रहा होता है। लाइन आ रही होती है, आप लिखते जा रहे होते हैं। और फिर अगर कोई आपको आपकी तारीफ लिखवा रहा हो, फिर इंतहाई मज़ा आता होगा। आई हैव रीच्ड एब्सोल्यूट परफेक्शन। मैं तो एब्सोल्यूट परफेक्शन पर पहुंच गई। यू कैन गो नाउ, गो ऑन, जारी रखो बात को। आई एम क्वाइट रेडी फॉर मोर। मैं मजीद तारीफ सुनने के लिए तैयार हूँ। अल-जन्नह समवट टेकन अबैक, थोड़ा सा पीछे की तरफ झटका खाता है। वो कहता है तुम लिखने लगी थी। पेन पूरा ऊपर ले गई है। अच्छा, पहले वाले, मैंने कहा अहम लिखने लगी है कि ये क्या है। मैंने कहा अगर लिखती है तो फिर कमाल हो गया। सिसली, ओ डोंट कफ। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट खांसी मत करो। When one is dictating, one should speak fluently। जब एक आदमी लिखवा रहा हो कोई चीज़, डिक्टेट कर रहा हो, तो एक आदमी को फ्लुएंट होना चाहिए, रवानी में होना चाहिए। एंड नॉट कफ, उसे खांसना नहीं चाहिए। बिसाइड्स, मजीद ये कि आई डोंट नो हाउ टू स्पेल अ कफ। मैं नहीं जानती कि खांसी के स्पेलिंग क्या होते हैं। ये तो टैरी कर गई चीज़। राइट्स एज अल-जन्नह स्पीक्स, जैसे अल-जन्नह कहता जाता है वैसे लिखती जाती है। अल-जन्नह स्पीकिंग वेरी रैपिडली, तेजी के साथ बोलता है। सिसली, एवर सिंस आई फर्स्ट लुक्ड अपॉन योर वंडरफुल एंड इनकम्पेरेबल ब्यूटी, जब से मैंने तुम्हारी
कमाल और लासानी जिसका कोई मैच नहीं है, इनकम्पेरेबल खूबसूरती को देखा। आई हैव डॉट टू लव यू वर्ल्डली, मैंने ये जुर्रत की तुमसे जंगली अंदाज में मोहब्बत करने की, पैशनेटली जज्बाती अंदाज में मोहब्बत करने की, डिवोटेडली पूरे दिल से मोहब्बत करने की, होपलेसली और मैंने नाउमीदी से मोहब्बत करने की मैंने ख्वाहिश कर बैठा हूं। जब से मैंने तुम्हारी खूबसूरती को देखा है, कमाल खूबसूरती को, तब से मैंने जुर्रत कर डाली तुमसे मोहब्बत करने की। और वो मोहब्बत जंगली मोहब्बत है, जज्बाती मोहब्बत है, लगन वाली है, और वो नाउमीदी वाली है। नाउमीदी वाली मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत ज़्यादा जज्बाती होती है, लोग उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उस टेस्ट को देखा ही नहीं होता, फील ही नहीं किया होता, उनको मिला नहीं होता शख्स। तो वो एक तरफा मोहब्बत में इंसान ज़्यादा ईगर होता है, काश 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 पे चली जाती है सारी बात। ये आपका अलविया है कि ये ऐसी क्लास है, मुझे लगता है, मुझे फील होता है कि ये ऐसी क्लास है जिसमें मोहब्बत के वजह से ना तजर्बाकार लोग हैं सारे, मुझे ये लगता है। आपके चेहरों से, आपके अंदाज से लगता है कि मोहब्बत के मज़े आपको पता नहीं है कि क्या होते हैं। तो मोहब्बत जब इंसान को होती है तो उसकी फीलिंग्स, उसके ऊपर एक कैफियत तारी होती है। जब मोहब्बत होती है इंसान को उस शख्स का 24 आवर ख्याल रहता है। मुझे वैसे हैरत हो रही है कि मुझे आज मोहब्बत को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है पहली बार क्लास में, क्योंकि मैं ये फील कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मोहब्बत नहीं की, वगरना हर क्लास में ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लोग अंडरस्टैंड करते थे कि मोहब्बत क्या होती है। तो आज मेरे को ये कैफियत बतानी पड़ी कि होती क्या चीज़ है। तो मोहब्बत जब इंसान को होती है तो इंसान किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसके एक एक मैनर्स को फील करता है, उसकी एक एक बात को फील करता है और याद रखता है। उसका देखना, उसका बात करना, उसका चलना, उसका रहना, वो सब चीज़ें उसे बहुत अच्छी लगती हैं और उसके जहन पर सवार हो जाती हैं। बस ये एक नींद बीमारी भी आप कह सकते हैं। तो बस वो दिन रात उस ख्याल में रहता है और माशरे से कट ऑफ हो जाता है। उसको सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं और सॉन्ग्स बिल्कुल और हवा देते हैं, ठीक है। बस वो कहते हैं कि ना कह साकी बाहर आने के दिन हैं, ना कह साकी बाहर आने के दिन हैं, जिगर के चाक खिल जाने के दिन हैं, तुम्हें राज़े मोहब्बत क्या बतलाएं, तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं। ये तुम लोगों को राज़े मोहब्बत क्या बतलाएं, तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं। I don't think that you should tell me that you love me worldly, passionately, devotedly, hopelessly. मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें ये बताने की मुझे ज़रूरत है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो दिल जंगली कबूतर बन के, पैशनेटली जज्बाती होकर, डेवोटेडली पूरे दिल से, होपलेसली और नाउमीद से। होपलेसली डजंट सीम टू मेक मच सेंस। मेरे ख्याल में नाउमीदी वाली मोहब्बत को ज़्यादा मुझे समझ नहीं आती, सेंस नहीं बनता। डज इट, क्या बनता है? सिसली, सिसली मेरी मोहब्बत। इंटरमेरीमेंट, बात को छोड़ दिया गया। द डॉग कोड इज वेटिंग सर। डॉग कोड आपका वो मोहब्बत के उधर नारा लगा रहे हो, कुत्तों वाली रेडी ठहरी हुई आपके लिए। Tell it to come round next week at the same hour. बता दो इसको सिसली कि ये डॉग कार्ट लेकर आए ठीक एक हफ्ते बाद इसी टाइम पर। सर, डॉग कार्ट जिसके आगे इतने ज्यादा कुत्ते बंधे हुए होते हैं, पीछे को इतनी जगह बैठने के लिए बनी होती है, इसको कुत्ते खींच के लेकर जा रहे हैं। बहुत तुम्हें वो पसंद है ना? सच्ची बताओ। नहीं सर, मुझे याद आ रही थी ये। वैसे मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। वैसे जो बर्फ के पहाड़ है वहाँ पे जब विजिट कर जाते हैं तो वो वहाँ पे यूज की जाती है।
हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं। वैसे लोगों ने कोशिश नहीं की, वगरना यहाँ पर लोग मगरमच्छ की सवारी करते हैं, हाथी की सवारी करते हैं। मगरमच्छ पर भी बैठ के चला जा सकता है, ऊपर बैठ जाएंगे बस। ऐसे पीछे से आ जाएगा तो पूरा मैनेज करेंगे ना, रेडी शेडी बनाएंगे उसकी, परेशान क्यों होती हो? हमने बैठते। अच्छा, वैसे मैं कहता हूँ कम से कम ना बकरों वाली रेडी होनी चाहिए एक, कि आगे बकरा लगा हो, ये छोटी सी रेडी हो, सन्ना उसमें बैठी हुई हो। सर लड़कियों के लिए वैसे कुछ होना चाहिए, बकरों को ना हो, वैसे कुछ होना चाहिए। मेरे ख्याल में लड़कियों के लिए बकरी, बड़े कद की जो बकरी होती है वो होनी चाहिए। नहीं नहीं मरेगी। ये उसको घास खिलाएंगे, जहाँ भूख लगेगी दूध भी पी लेंगे साथ ही बकरी का। अच्छा जी, मैरी मैन लुक्स एट सिसिली। एक मूवी मैंने देखी थी, उसमें वो आदमी शुतुरमुर्ग की सवारी करता है, शुतुरमुर्ग की। हाँ हाँ, उसके ऊपर बैठ के। हाँ, बकरी की सवारी की भी मैंने एक मूवी में शायद ये सीन भी देखा है, मुझे लगता है, या मेरी इमेजिनेशन में है। शुतुरमुर्ग की टांगें बहुत बारीक होती हैं, तो नहीं, मोटी मोटी टांगे होती हैं भाई। अच्छा जी, मैरी मैन लुक्स एट सिसिली हु मेक्स नो साइन। यस सर। अच्छा, सिसिली की तरफ देखता है और सिसिली कोई भी इशारा नहीं देती। यस सर। तो वो अल्जर्नल कहता है ठीक है जनाब। मैरी मैन रिटायर्स, चला जाता है। सिसिली, अंकल जैक वुड बी वेरी मच अनॉयड इफ ही न्यू यू वर स्टेइंग ऑन टिल नेक्स्ट वीक एट द सेम आवर। अंकल जैक बहुत नाराज होंगे अगर वुड को पता चल गया कि तुम नेक्स्ट वीक तक इस वक्त तक यहाँ पर ठहरने वाले हो। ओ आई डोंट केयर अबाउट जैक। मैं जैक की परवाह नहीं करता। आई डोंट केयर फॉर एनीबॉडी इन द होल वर्ल्ड बट यू। मैं पूरी दुनिया में किसी की परवाह नहीं करता सिवाय तुम्हारे। आई लव यू सिसिली। सिसिली, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। यू विल मैरी मी। तुम मुझसे शादी करोगी? वुडंट यू? क्या तुम नहीं करोगी? सिसिली, यू सिली बॉय, तुम तो अहमक लड़के हो। ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करूंगी, यानी कि शादी इंसान अहमक से ही करता है। ठीक है। वाई मेरे तो क्या देखते हैं। वाई वी हैव बीन एंगेज फॉर द लास्ट 3 months। क्यों? हम तो 3 माह से आपस में मंगनी वाले हो गए हैं, अंगेज हो गए। वो कहते हैं कि हम 3 माह से, वो कहती है हम अंगेज हैं। अब ये क्या मामला है? सिसिली खुद ब खुद ही उसने ख्यालात के अंदर बैठकर इसी जगह अपने आप को अंगेज कर लिया अर्नेस्ट के साथ। वो सारी कहानी अब बताएगी। फॉर द लास्ट 3 months, 3 महीने पहले। यस, इट विल बी एग्जैक्टली 3 months ऑन थर्सडे। इस थर्सडे को बिल्कुल 3 माह हो जाएंगे। बट हाउ डिड वी बिकम अंगेज? लेकिन हम अंगेज हुए कैसे भाई? वेल, ever since dear Uncle Jack first confessed, जब से अंकल जैक ने तस्लीम किया टू अस, हमारे सामने, that he had a younger brother, उसने कहा कि देखो मेरा एक नौजवान भाई भी है, who was very wicked, जो बहुत ही बुरा था, and bad था, you of course have formed the chief topic of conversation। तो तब से हमारे घर में तुम्हारा चीफ टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन था, गुफ्तगू में सबसे अहम टॉपिक तुम्हारी जात थी। बिटवीन माई सेल्फ एंड मिस प्रिज्म, मेरे और मिस प्रिज्म के दरमियान। जैक ने बताया मेरा एक भाई भी है जो बहुत बुरा है। जब ये बात पता चली तो मिस प्रिज्म और सिसिली आपस में डिस्कस करने लगी। किसको? अर्नेस्ट को। And of course a man who is much talked about is always very attractive। और जिस आदमी के बारे में बहुत सारी बातें हों वो आदमी बड़ा दिलचस्प लगता है। ठीक है, बदनाम आदमी को देखने को दिल करता है। One feels there must be something in him। एक आदमी महसूस करता है कोई बात तो होगी उसमें। After all, आखिरकार I dare say it was foolish of me। मैं कहूँगी कि ये मेरी बेवकूफ़ी थी। But I fell in love with you, Ernest।
लेकिन अर्नेस्ट मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। अलजनन, डार्लिंग, एंड वन वॉज द एंगेजमेंट एक्चुअली सेटल्ड, और ये एंगेजमेंट दर हकीकत वकूफ पजीर कब हुई? अलजनन, सॉरी सिसिली, ओह द 14th of February लास्ट, आखिरी ये 14th of February को, जो पिछला फरवरी गुजरा है उसकी 14th को तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट हुई। Worn out by your entire ignorance of my existence, क्योंकि मैं थक चुकी थी, मुसलसल तुम्हारी तरफ से मुझे इग्नोर किया जा रहा था। एग्जिस्टेंस, मेरी मौजूदगी को इग्नोर करते थे तुम, ठीक है, मुसलसल, और इसी से मैं थक गई थी। ये नहीं कि अर्नेस्ट यहाँ आया नहीं कभी और सिस्टर मोहब्बत कर बैठी है और वो समझती है खुद ही अपने ख्यालात में, अच्छा ये शख्स मुझे इग्नोर कर रहा है, अच्छा मुझे इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो वो थक गई। आई डिटरमाइंड टू एंड द मैटर वन वाई, मैंने कहा इस मामले को बस किस तरह से मैं ख़त्म ही कर डालूँ, कैसे, और द अदर, या किसी और तरह से ख़त्म कर डालूँ इस मामले को। एंड आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल विद माई सेल्फ, और अपने साथ एक मैंने लंबी चौड़ी लड़ाई की, स्ट्रगल की कोशिश की। आई एक्सेप्टेड यू अंडर दिस डियर ओल्ड ट्री हियर, मैंने इस बड़े कदीम दरख्त के नीचे तुम्हें आखिर एक्सेप्ट कर लिया। पहले मैं सोचते थे कि तुम आओगे, फिर मैं थक गई कि तुम तो नहीं आ रहे, मुझे इग्नोर कर रहे हो। फिर मैंने कहा इस मामले का कोई हल होना चाहिए। मैं दरख्त के नीचे गई और मैंने फिर कहा कि मैं तुम्हें कबूल करती हूँ, कबूल करती हूँ, कबूल करती हूँ, ताकि मैं किसी साइड पर लगूँ ना। द नेक्स्ट डे आई बॉट, और अगले दिन मैं खरीद कर ले आई द लिटिल रिंग इन योर नेम, तुम्हारे नाम की एक छोटी सी अंगूठी भी ले आई। एंड दिस इज द लिटिल बैंगल विद द ट्रू लवर्स नॉट, और मैं ये कंगन भी ले आई हूँ, ठीक है, ताकि मैं चिट्ठियाँ कलाइयों पर पहन लूँ इसको, तुम्हारे नाम का कंगन, और ये नॉट होगा, बंधन होगा एक। आई प्रॉमिस यू ऑलवेज टू वेयर, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि तुम ये हमेशा हमेशा पहन कर रखोगी। मेरे ख्याल में उसने बैंगल लेकर आई है, कहती है मैं हमेशा हमेशा पहने रखूंगी ये बैंगल। Did I give you this? It's very pretty, isn't it? क्या मैंने ये तुम्हें दिया था? ये तो बहुत खूबसूरत है, क्या ये नहीं है? Yes, you have wonderfully good taste, Ernest. Ernest, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है। अब लिया है अर्नेस्ट ने? नहीं लिया। किसने लिया है? सिसिली ने लिया। अब सिसिली कहती है ये तुमने मुझे दिया था, और ये खूबसूरत इसलिए क्योंकि तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। भाई इसी को मोहब्बत कहते हैं ना। इट्स द एक्सक्यूज। वो वाजिद था, वाजिद हमारा दोस्त था, वो अच्छा खासा अमीर बाप का बेटा था, तो उसके बाप की एक आर्म भी नहीं थी, एक बाजू भी नहीं था। तो वाजिद हमारा दोस्त था, और मुझे कहता यार मुझे कोई शर्ट दो, मैंने शर्ट पहननी है। तो मैंने एक किचन के ऊपर शर्ट फेंक दी थी अपनी, तो मैं उतार के ले आया, मैंने कहा ये लो शर्ट। उसने वो कम से कम 1.5-2 साल पहनी थी शर्ट, ठीक है, और वो बहुत अमीर बाप का बेटा था। एक लड़की से उसे मोहब्बत थी, लड़की पुलिस वाले की बेटी थी, और बड़ा जाबिर किस्म का पुलिस वाला था वो, और रोज़ाना पार्क के साथ वो ठहरा रहता, और रोज़ाना दोपहर में कश पूरे निकालता और पढ़ने के लिए बेचारी जाती थी, शायद उसके ख्याल में भी ना हो। वो मैंने कहा वाजिद कोई बात तुमने की है? नहीं। उसने हर ईद पर ईद कार्ड लगा लेने बाजार के अंदर के वो ईद कार्ड लेने आएगी, ठीक है, वो तो लेने नहीं आती थी, हम जरूर वहां जमा हो जाते थे। तो एक दिन वाजिद और मैं गए, तो अक्सर उसकी बातें करता रहता ना, तो पार्क में जाके हम देख रहे थे वो मैच फुटबॉल का, तो मैं नींद दराज था, वो भी नींद दराज था, एकदम उठ के बैठ गया। कहता यार मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। मैंने कहा भाई कैसे? कहते अबे देख नहीं रहा। मैं भी कैसे तो खुशकिस्मत है? अबे देख नहीं रहा। मैं कैसे? अबे मैं उसके घर की सीध में सोया हुआ हूँ। मैंने देखा पीछे करके, वाकई सीध में तो था वो, जैसे जहाँ पर मैं ठहरा हुआ और मैं कहूँ मैं रिजवान मस्जिद की सीध में ठहरा हुआ हूँ, ठीक है, तो सीध में था। तो ये लवर्स के हाल होते हैं, ठीक है, मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं उसके घर की सीध में सोया हुआ हूँ।
अब ये क्योंकि मैंने तुम्हारी तरफ से खुद लिया था, ये इसलिए खूबसूरत है क्योंकि तुम्हारा टेस्ट अच्छा है, तुमने क्योंकि खरीद कर मुझे कहा है कि खरीदो शायद। इट्स द एक्सक्यूज आई हैव ऑलवेज गिवन फॉर यू आर लीडिंग सच अ बैड लाइफ। बस यही तो एक बहाना है, एक्सक्यूज है, यही तो एक गुंजाइश है तुम्हारे सारे बुरे किरदार के अंदर। यानी कि तुम सारे बेशक बुरे हो लेकिन तुम्हारा टेस्ट अच्छा है, इसीलिए बस मैंने तुम्हें माफ़ किया है, तुमसे मोहब्बत की है। इट्स द एक्सक्यूज, यही एक माफ़ी और गुंजाइश है। आई हैव ऑलवेज गिवन फॉर यूर लीडिंग सच अ बैड लाइफ, तुम्हारी बैड लाइफ गुजारने में अगर मैंने कहा है कि भाई ये आदमी को होना चाहिए और ये इससे मोहब्बत होनी चाहिए, तो वो सिर्फ यही बात थी, यही एक्सक्यूज था, क्या कि तुम टेस्ट अच्छा है। एंड दिस इज द बॉक्स इन विच आई कीप ऑल यूर डेयर लेटर्स, और ये बॉक्स है जिसके अंदर मैं तुम्हारे सारे खत महफूज करती हूँ। नील्स एट टेबल, टेबल पर झुकती है, ओपन्स बॉक्स, बॉक्स खोलती है, एंड प्रोड्यूसेस लेटर्स टाइड अप विद ब्लू रिबन, ब्लू रिबन के अंदर बंधे हुए कुछ लेटर्स यहाँ पर हैं। माई लेटर्स, बट माई ओन स्वीट सिसिली, आई हैव नेवर रिटन यू एनी लेटर्स। मेरी प्यारी सिसिली, मैंने तो तुम्हें कभी भी लेटर्स नहीं लिखे। सिसिली, यू नीड हार्डली रिमाइंड मी ऑफ दैट अर्नेस्ट, तुम्हें ज़रूरत नहीं है मुझे रिमाइंड करने की ये बात अर्नेस्ट। आई रिमेंबर ओनली टू वेल, मुझे सिर्फ इतना भरपूर याद है दैट आई वॉज फोर्स्ड टू राइट यूर लेटर्स, कि मुझे मजबूर किया गया किसी तरह से कि मैं तुम्हारे बिहाव पर लेटर लिखूं, फॉर यू, तुम्हारे बिहाव पर लेटर लिखूं, यानी कि मैंने अपने आप को लेटर जो लिखे हैं तुम्हारी तरफ से लिखे हैं। आई रोट ऑलवेज 3 times a week, मैं हफ्ते में 3 दफ़ा ख़त लिखती थी तुम्हारी तरफ से अपने आप को। एंड समटाइम्स ऑफनर, और बाज़ का तो मैं कसरत से ख़त लिखती थी। ऑफनर बार बार। अलजनन, ओ डू लेट मी रीड देम सिसिली, सिसिली मुझे क्या पढ़ने दोगी ये लेटर्स? ओ आई कुड नॉट पॉसिबली, मैं तुम्हें नहीं पढ़ने दूंगी। दे वुड मेक यू फॉर टू कंसीटेड, ये लेटर्स तुम्हें फ़ख्र से भर देंगे। कंसीटेड, तुम्हें बेजा तकब्बुर से भर देंगे। रिप्लेसेस बॉक्स, जब कोई लवर लेटर लिखता है अपनी बिलवेड को और फिर वो लेटर उसको दोबारा प्रोड्यूस किया जाता है कि तुमने मुझे ये लेटर लिखा था फ़िलहाल दिन, देखो कैसा है, तो जब वो मेल पढ़ता है तो बड़ा प्राइड फील करता है कि जी हाँ मैंने ये ख़त लिखा था और कैसा कमाल लिखा है, जिसको संभाल रखा गया है। ठीक है। द 3 you wrote, 3 खत तो तुमने मुझे लिखे थे आफ्टर आई हैड ब्रोकन ऑफ द एंगेजमेंट, जब मैंने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ दी थी। और सो ब्यूटीफुल, वो सबसे खूबसूरत है। अब ये हमारे सैडेस्ट सॉन्ग्स सबसे अच्छे होते हैं, ये पहले कहा करते थे, अब तो ये बात गलत साबित कर दी है हनी सिंह ने, अब गलत साबित होगी ये बात। कहते कि हमारे सबसे अच्छे गीत वो होते हैं जो सबसे सैडेस्ट होते हैं, और ये बात इस जदीद दौर में 10 सालों के अंदर डिस्प्रूव, रिजेक्ट कर दी गई है। हमारे सॉन्ग्स वो अब सबसे अच्छे हैं जो सबसे ज़्यादा फ़नी हैं, जिसमें एक्साइटमेंट है, जिसमें एनर्जी है, जिसमें होप है, जिसमें जीने का रास्ता है, मरने का रास्ता नहीं है। आज आप अताउल्लाह के गाने सुनेंगे, आपने लता के भी नहीं सुनते आप तो, ठीक है, क्यों नहीं सुनते? क्योंकि सैडेस्ट सॉन्ग्स हैं। हम इश्क में बर्बाद हैं, बर्बाद रहेंगे, नहीं सुनेंगे आप, ठीक है। आजा हो आजा आजा नहीं सुनेंगे। हनी सिंह का गाना आप सुनेंगे, आप इंजॉय करेंगे, आतिफ असलम का सुनेंगे। तो पहले क्या कहते हैं, जो सैडेस्ट सॉन्ग्स थे वो हमारे सबसे अच्छे सॉन्ग्स होते हैं। इसी तरह जब ब्रेकअप होता है उस पर जो लिखे जाने वाले लेटर्स होते हैं वो सबसे कीमती और खूबसूरत होते हैं। ये पैराडॉक्स है और ये ठीक है बात। हालांकि लोग कहते हैं जब मोहब्बत में खुशी होती है तो उस खुशी पर लिखे हुए जो लेटर्स होंगे वो सबसे अच्छे होंगे, नहीं, जो लेटर ब्रेकअप पर लिखे गए होंगे वो सबसे खूबसूरत होंगे। पैराडॉक्स। एंड सो बैडली स्पेल्ड, और स्पेलिंग भी उसके गड़बड़ हैं। दैट इवन नाउ आई कैन हार्डली रीड दैम, मैं तो मुश्किल से अब उन लेटर्स को पढ़ सकती हूँ विदाउट क्राइंग अ लिटल। तो मैं विदाउट क्राइंग अ लिटल,
मैं थोड़ा सा रोए बगैर मुश्किल से पढ़ सकती हूँ, यानी कि मैं पढ़ती तो मुझे इंतहाई रोना आ जाता है, ठीक है। तो एक तो लेटर्स की स्पेलिंग गलत है, मैं पढ़ ही नहीं सकती, पढ़ने लगती तो मुझे रोना आ जाता है। बट वॉज आवर एंगेजमेंट एवर ब्रोकन ऑफ, क्या हमारी एंगेजमेंट कभी टूटी भी थी सिसिली? ऑफ कोर्स इट वॉज, हाँ टूटी थी। ऑन द 22nd ऑफ लास्ट मार्च के 22nd को हमारी एंगेजमेंट टूट गई थी। यू कैन सी द एंट्री इफ यू लाइक, अगर तुम पसंद करो तो मेरी डायरी में इसकी एंट्री भी देख सकते हो। शोज डायरी, डायरी दिखाती है। इन्वर्टेड कॉमास में, टुडे आई ब्रोक ऑफ माई एंगेजमेंट विद अर्नेस्ट, आज मैं अर्नेस्ट के साथ अपनी मोहब्बत को ख़त्म करती हूँ, एंगेजमेंट ख़त्म करती हूँ। आई फील इट इज़ बेटर टू डू सो, मैं महसूस करती हूँ कि ये बेहतर है कि तुमसे एंगेजमेंट तोड़ना। द वेदर स्टिल कंटिन्यूस चार्मिंग, गो के मौसम अभी तक प्यारा है, ठीक है। ये सबसे बड़े दुख की बात है कि मौसम अभी भी प्यारा है और उसके बावजूद मैं एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। अगर मौसम सर्द हो, सख्त हो, तो फिर मिलन के कोई रास्ते नहीं होते, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, उस वक्त एंगेजमेंट तोड़ना तो और बात है। जब बाहर भी हो और फिर एंगेजमेंट भी तोड़ी जाए तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है। सुना नहीं गाना, यार अब तूने ये दिल तोड़ा किस मौसम में, किस मौसम में, ठीक है। वो बारिश शारिश हो रही थी तो उसने कहा इस मौसम में मेरा दिल टूट गया है। बट व्हाई ऑन अर्थ डिड यू ब्रेक इट ऑफ, लेकिन तुमने ये तोड़ी क्यों थी? वट हैड आई डन, मैंने किया क्या था? आई हैड डन नथिंग एट ऑल, मैंने तो कुछ नहीं किया। सिसिली आई एम वेरी मच हर्ट, मुझे बड़ा दुख हुआ इंडीड, हकीकत में, टू हियर यू ब्रोक इट ऑफ, कि तुमने एंगेजमेंट तोड़ दी थी। पार्टिकुलरली व्हेन द वेदर वाज सो चार्मिंग, खास करके उस वक्त एंगेजमेंट तोड़ दी जब मौसम भी बड़ा प्यारा था। सिसिली, it would hardly have been a really serious engagement if it had not been broken off at least once. मैं कहती हूँ इससे ये इतनी अच्छी संजीदा एंगेजमेंट कभी ना होती अगर ये दरमियान में एक आध बार कम से कम टूटती ना। तो वो कहते हैं ना कि मोहब्बत जब होती है तो फिर मोहब्बत का उस वक्त अंदाज़ा होता है इंसान को मोहब्बत है जब वो नाराज़ हो जाता है। शख्स नाराज़ होता है तो आप झटका खाते हैं, आपको लगता है कि यार कुछ समथिंग इज़ हैपन्ड, कोई चीज़ हो गई है, तो आप फिर उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, यार वो कहाँ चला गया शख्स, यार उसे नहीं जाना चाहिए था। फिर आप उसके बाद ट्रैक जब होते हैं तो पता चलता है कि यस आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। शदीद मोहब्बत के लिए एक दो बार रुस्सेवें ज़रूरी हैं, नाराज़गियाँ ज़रूरी हैं, ठीक है। तो वो कह रही है कि ये इतनी अच्छी एंगेजमेंट ना होती अगर ये एक आध बार टूटती ना, अगर टूट कर फिर दोबारा हुई तो फिर तो पक्की एंगेजमेंट हो गई है। मेरा दोस्त है मिस्टर डार्सी, शायद आपने देखा है, शायद इस यहाँ पर, तो बड़े दिलचस्प आदमी है, यानी कि इंतहाई सिंपल है, क्वाइट सिंपल। अगर आप यूट्यूब पर लिखेंगे M.K. भुट्टा विद मिस्टर डार्सी तो वहाँ पर आपको उसकी और मेरी कुछ वीडियो नजर आएंगे जिसमें वो मेरे लिए गाना गा रहा होगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। तो डार्सी अब शादी करना चाह रहा था, तो मैंने कहा ठीक है डार्सी करो। रिश्ते विश्ते देख रहे थे, एक जगह पर उसने रिश्ता देखा और इसने कहा मैं यहाँ पर, मुझे इतनी पसंद नहीं है। घर वालों ने कहा कि तुम कर लो, लड़की बहुत अच्छी है। ये कहते थोड़ी सी ओवर लगती थी। अच्छा, मैंने कहा। फिर इसकी फैमिली ने कहा तुम कर लो, इससे कहना चलो मैं कर लेता हूँ। इन्होंने रिश्ता कर लिया, मंगनी कर ली। जब मंगनी कर ली तो मेरे ख्याल में उन्होंने कोई खाना इनको ठीक नहीं दिया, तो इनके वालिद साहब जो हैं वो MBBS डॉक्टर हैं। उसने कहा ये ख़ानदान ठीक नहीं है, मैं तुम्हें पहले दस दिया, ये बंदे ठीक नहीं। ये करते करते उन्होंने मंगनी तोड़ दी। मंगनी तोड़ दी तो उस लड़की ने फेसबुक पर इसको चेज़ किया और अननोन बन के इससे बातचीत की उस लड़की ने, और इसने फिर 3-4 दिनों में पहचान लिया कि तुम वही लड़की हो। इसने कहा हाँ मैं वही हूँ, और फ़ोन पर गुफ्तगू शुरू हो गई। मैसेज करते करते मोहब्बत हो गई। अब डार्सी कहता है हो ना हो मैंने यहीं शादी करनी है। फैमिली कहती है कि हम मर जाएंगे यहाँ पर शादी नहीं करेंगे, ठीक है।
तो रोज़ाना केस मेरे पास आ जाता था कि मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई तुम अब छोड़ दो उसे। तो मैंने देखा कि जॉन उसके बगैर रह भी नहीं सकता। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं ये तस्वीर दिखाओ। मैंने तस्वीर देखी, मैं कहा बहुत खूबसूरत लड़की है। चलो कहते हैं मैं आपको ना इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। मैंने कहते हैं उससे पूछ रहा था, मुझे याद आ गया वैसे, कि तुम क्या बना रही हो। वो उसने कुछ बताया तो उसने जब मेरे कान को लगाया तो ये पूछ रहा था उससे कि तुम कैसे बनाओगी ये सारा। उसने कहा मैं ना वो आलू डाल के ना फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी, फिर ये डाल दूंगी, फिर वो डाल दूंगी। उसने इंतहाई मासूम लहजे में सारा बताया कि ये डाल के फिर ऐसे मिलाऊंगी और फ़ौरन बन जाएगा ये। उसे एकदम चीज़ें गिनवाई ना, ऐसे डालती जाऊंगी मासूम बच्ची की। मैंने कहा यार ये तो जेंटल लेडी है तो आप ठीक है ये कर लो इसके साथ। मुझे इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी जो फनकारी वाली हो। पहले शादी हो गई। शादी होने के बाद बस घर वालों से अप्रूव नहीं किया। डार्सी दुबई में रहता है अब, वो बेचारी अपने घर में रहती है, यानी कि जो उसके रियल पेरेंट्स हैं वहाँ। नहीं तो ये एक ट्रेजिक स्टोरी है, लेकिन ये इंतहाई संजीदा मोहब्बत है क्योंकि इसको 2-3 मरतबा हिलावे आए हैं। हिलावे समझते हैं ना, जैसे उस दिन हदीका ने फ़ोन पर पूछा था ना और पूरी ज़मीन में हिलावे आए थे। ठीक है आज मैं डर रहा हूँ। सिसिली तो ये इट वुड हार्डली हैव बीन अ रियली सीरियस एंगेजमेंट। ये इतनी संजीदा एंगेजमेंट कभी भी ना होती इफ इट हैड नॉट बीन ब्रोकन ऑफ एट लीस्ट वंस, अगर ये एक आध मरतबा टूटी ना होती एंगेजमेंट। बट आई फॉरगिव यू बिफोर वीक वॉज आउट, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया था एक हफ्ते के अंदर अंदर ही। अल्जर्नन क्रॉसिंग टू हर एंड नीलिंग, उसके आगे बढ़ते हुए झुकते हुए। व्हाट अ परफेक्ट एंजल यू आर सिसिली, सिसिली तुम कितनी परफेक्ट एक फरिश्ता हो सिसिली। यू डियर रोमांटिक बॉय, तुम प्यारे रोमांटिक लड़के हो। ही किसेस हर, वो उसको अस्सलाम वालेकुम कहता है। शी पुट्स हर फिंगर्स थ्रू हिज हेयर, और वो भी उसके बालों के अंदर उंगलियों से दंगा करती है, दंगा। ठीक है बालों में तो उंगलियां कंगा कर रहे होते हैं लेकिन अंदर उसके दंगा ही हो रहा होता है। आई होप यूर हेयर कर्ल्स नेचुरली डज इट, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे बाल फितरती कुदरती तौर पर करली हैं, क्या नहीं हैं? करली घुंघराले। अल्जर्नन यस डार्लिंग विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम अदर्स, हाँ ये फितरती तौर पर करली हैं थोड़ी सी बैरूनी मदद से। जी मेरा बेटा क्या बात है। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। यू विल नेवर ब्रेक ऑफ आवर एंगेजमेंट अगेन सिसिली, सिसिली तुम दोबारा हमारी एंगेजमेंट न तोड़ना सिसिली। आई डोंट थिंक आई कुड ब्रेक इट ऑफ नाउ दैट आई हैव एक्चुअली मेट यू, मैं नहीं सोचती कि अब हमारी एंगेजमेंट टूटेगी कभी, क्योंकि अब तो मैं तुम्हें हकीकत में मिल चुकी हूँ। बिसाइड्स मजीद ये कि ऑफ कोर्स यकीनन देयर इज़ द क्वेश्चन ऑफ योर नेम, यहाँ पर तुम्हारे नाम का भी तो मामला है ना। इतना सुंदर प्यारा अच्छा नाम है तुम्हारा अर्नेस्ट, ऐसे नाम के शख्स को तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। शी इज ऑब्सेस्ड विद दिस नेम। ऑब्सेस्ड क्या लफ्ज है? ऑब्सेस्ड का मतलब खप्त हो जाना किस चीज का। जैसे सर बाबा इज ऑब्सेस्ड विद टीचिंग, पढ़ने का वो खप्त, इशारे पर भी ठहरे तो उनका लेक्चर निकल जाता है। आगे चले। ये मैंने सिर्फ ऑब्सेस्ड की डेफिनेशन की है। जर्नल यस ऑफ कोर्स नर्वसली, यकीनन ऑफ कोर्स, और वो नर्वस होकर कहता है सिसिली यू मस्ट नॉट लाफ एट मी, तुम्हें मुझ पर नहीं हंसना चाहिए डार्लिंग, बट इट हैड ऑलवेज बीन अ गर्लिश ड्रीम ऑफ माइन, मेरा हमेशा से लड़कियों वाला ये ख्वाब रहा है टू लव समवन, कि मैं किसी से मोहब्बत करूं हुज नेम वाज अर्नेस्ट,
तो उसका नाम होना चाहिए अर्नेस्ट। अल्जर्नन राइजेस सिसिली आल्सो। अल्जर्नन एक बार एकदम आंखें खोलते हुए खड़ा हो जाता है, सिसिली भी खड़ी हो जाती है। देयर इज समथिंग इन दैट नेम, इस नाम में कोई चीज़ है, दैट सीम्स टू इंस्पायर एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, और ये नाम जो है एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस भर देता है इंसान के अंदर। मेरे ख्याल में ग्वेंडोलिन ने भी सेम सेंटेंस कहा था कि अर्नेस्ट का नाम जो है ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भर देता है। हाँ, आई पिटी एनी पुअर मैरिड वुमेन, मैं किसी भी बेचारी शादीशुदा खातून पर तरस खाऊंगी हुज हस्बैंड इज नॉट कॉल्ड अर्नेस्ट, जिसके हस्बैंड का नाम अर्नेस्ट ना हो, जिसके हस्बैंड को अर्नेस्ट ना कहते हो। ये बात देखिए कितनी दिलचस्प है, जरा बात को देखिए, इसका मजा देखिए बात का, कि मैं उस औरत के ऊपर तरस खाऊंगी जिसके हस्बैंड का नाम अर्नेस्ट ना हो, जिसको अर्नेस्ट ना कहा जाता हो। ठीक है, हाँ बाबा मजाक यार ये क्या बात हुई, अर्नेस्ट नाम का आदमी हो ना हो, कैरेक्टर की बात होनी चाहिए। एट द सेम टाइम सच्चाई ये है कि अर्नेस्ट का मतलब है संजीदा और ईमानदार, कि वो औरत तो बड़ी बेचारी होगी जिस औरत का हस्बैंड संजीदा और ईमानदार नहीं होगा। तो पैराडॉक्स ठीक है। फिर now Arjun, but my dear child, do you mean to say you could not love me if I had some other name? प्यारी बच्ची, क्या तुम मुझसे मोहब्बत ना करती अगर मेरा कोई और नाम होता? But what name? तुम्हारा कोई और नाम से मुराद? Oh, any name you like. Algernon for instance. कोई और नाम होता, जैसे कि मेरा नाम होता अल्जर्नन मिसाल के तौर पर, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर, सिसिली। बट आई डोंट लाइक द नेम ऑफ अल्जर्नन, मैं अल्जर्नन नाम को पसंद नहीं करती। अल्जर्नन, वेल माई ओन डियर स्वीट लविंग लिटिल डार्लिंग, मेरी प्यारी छोटी सी लिटिल डार्लिंग, आई रियली कांट सी व्हाई यू शुड ऑब्जेक्ट टू द नेम ऑफ अल्जर्नन। मुझे पता नहीं चला कि तुम क्यों आखिर अल्जर्नन के नाम को पसंद नहीं करती। तुम्हें अल्जर्नन के नाम पर क्या ऑब्जेक्ट है, एतराज है। इट इज नॉट एट ऑल अ बैड नेम, मेरे ख्याल में ये बुरा नाम नहीं। इन फैक्ट इट इज रेदर एन अरिस्टोक्रेटिक नेम, ये क्या है, अरिस्टोक्रेटिक नेम है। ये आला दर्जे के लोगों का नाम जिस तरह होता है, ऑफिसर्स का नाम होता है। हाफ ऑफ द चैप्स, आधे मेरे दोस्त लड़के, चैप्स का मतलब दोस्त या लड़के, हु गेट इनटू द बैंक्रप्सी कोर्ट, मेरे आधे दोस्त जो दिवालिया होकर कोर्ट में गए, जिनको बैंक्रप्सी कोर्ट ने बुलाया कि आओ भाई तुम इनका कर्जा क्यों नहीं देते, तुम दिवालिया हो चुके हो, और कॉल्ड अल्जर्नन, उनको अल्जर्नन कहा गया। यानी कि अल्जर्नन के नाम पर बड़ा स्पार्क है, बड़ा इसके अंदर एनर्जी है, कि वो लोग जो करोड़ों का बिजनेस करने के बाद तबाह हो जाते हैं, उन लोगों का नाम होता है अल्जर्नन। बट सीरियसली सिसिली, लेकिन संजीदगी से सिसिली, मूविंग टू हर, इफ माय नेम वाज एलजी, अगर मेरा नाम एलजी होता तो कुडंट यू लव मी, तो क्या तुम फिर मुझसे मोहब्बत न करती। सिसिली राइजिंग, उठते हुए, I might respect you, Ernest. मैं शायद तुम्हारी इज्जत तो करती अर्नेस्ट। I might admire your character. शायद मैं तुम्हारे किरदार की भी तारीफ करती। But I fear that I should not be able to give you my undivided attention. लेकिन मुझे खौफ है कि शायद मैं तुम्हें अपना पूरा फोकस ना दे सकती। Undivided attention, मोहब्बत तभी होती है जब आपका पूरा फोकस उस शख्स पर हो जाता है। अल्जर्नन, सिसिली पिकिंग अप हैट, सिसिली हैट उठाते हुए, योर रिएक्टर हेयर इज, तुम्हारा यहाँ पर जो पादरी है वो आई सपोज मेरे ख्याल में थारोली एक्सपीरियंस्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ ऑल द राइट्स, मेरे ख्याल में वो मुकम्मल तौर पर एक्सपर्ट है तमाम तर रसूमात में, एंड सरमनीज, सरमनियल्स, और तमाम तर सरमनीज में।
तकरीबात में भी एक्सपर्ट है, ऑफ द चर्च। मेरे ख्याल में तुम्हारा जो पादरी है वो तमाम तर रसूमात और तमाम तर तकरीबात जो चर्च में होती हैं उसमें एक्सपर्ट है। ये भी चाहता है कि अब ये दोबारा क्रिश्चियन हो जाए, दोबारा इसका नाम दोबारा रखा जाए। ओह यस, डॉक्टर चेजिबल इज मोस्ट लर्न्ड मैन। डॉक्टर चेजिबल बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत 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 पढ़ा लिखा है ना। एक ही उसने वो याद किया हुआ है सरमन, हर जगह पर चल जाता है उसका, ठीक है, मल्टी पैरा। ओके, ही हैज नेवर रिटन अ सिंगल बुक। उसने अभी तक एक किताब भी नहीं लिखी। सो यू कैन इमेजिन हाउ मच ही नोज। तुम अंदाजा कर सकते हो कि कितना कुछ वो जानता है, ठीक है। जिसके पास इल्म ज्यादा होता है वो क्या करता है, बुक लिखता है ना, वो किताब लिखता है। जिसके पास इल्म ज्यादा होता है वो कहती है वो इतना कुछ जानता है कि उसने अभी तक एक किताब तक नहीं लिखी। और ये भी एक हकीकत है, पैराडॉक्स है। मैं ऐसे कुछ दोस्त रखता हूं, मेरे दोस्त हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत उनके पास इल्म है। उनको कहो कि एक किताब लिख दो इस टॉपिक पर, वो नहीं लिख सकते, क्योंकि जब आपके जहन में बेजा इल्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा इल्म हो जाता है, फिर जब आप कलम उठाते हैं लिखने के लिए तो एक बात की लकीर में आप उधर चले जाते हैं, उस लकीर से किसी और लकीर में, उससे और लकीर में, आप अपने मेन सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाते। मैं लिटरेचर में 21 बुक्स लिख चुका हूँ इस वक्त तक, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया सब में। अब मैं नहीं लिख सकता, नहीं लिखता, लिखना नहीं चाहता। मैं लिखता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा लिखूँ, फिर मैं जहन में इसके यार साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी लिखना है, यार मॉडर्न एस्पेक्ट भी लिखना है इसका, यार इसके अंदर फिलहाल चीज़ भी आ जाए, थोड़ी सी फिलहाल बात भी होनी चाहिए, तो वो वेग और ज़्यादा होता जाता है, मलगूबा। ओए भाई छोड़, दफ़ा कर यार, पागल हो जाएगा, छोड़ दो इसको। इंसान डीपली लिखना शुरू कर देता है, वो बहुत डीप और वेग हो जाता है, ठीक है। लिमिटेड आपके पास जब नॉलेज होता है तो देन आप उसको लिखते हैं और इजी हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि लिखी हुई चीज़ों को दोबारा देखते तो कहते हैं इसके अंदर तब्दीली ये होनी चाहिए थी, फिलहाल चीज़ तो हमने लिखी नहीं है इसमें, हालांकि उस वक्त हमें लग रहा था दैट इज़ क्वाइट परफेक्ट। ऐसा होता है। तो ये पैराडॉक्स है, ठीक कह रहा है, उसको इतना नॉलेज है कि उसने अभी तक एक किताब भी नहीं लिखी, ठीक। और एट द सेम टाइम मज़ाहिया बात भी है, अपोजिट बात भी है। टॉल्स्टॉय बहुत बड़ा राइटर था रशिया का, उसने बहुत किताबें लिखी हैं और बहुत कमाल लिखा है उसने, लोग कहते हैं। आखिर में उसने भी लिखना छोड़ दिया था, ठीक है, बस फिर वो किसान बन गया था दोबारा। इतना बड़ा राइटर था कि उसको कहा गया शेक्सपियर ऑफ रशिया, कि रशियन शेक्सपियर है, जिस तरह हमारे यहाँ वारिस शाह को कहते हैं कि ये पाकिस्तानी शेक्सपियर है। रशिया में कहा गया कि शेक्सपियर ऑफ रशिया, टॉल्स्टॉय को, ल्यू टॉल्स्टॉय को तो कहा गया ये शेक्सपियर ऑफ रशिया है। बाद में लोगों ने कहा, जब उसको दुनिया ने पढ़ा, यूरोप ने पढ़ा, उन्होंने कहा एल्डर ब्रदर ऑफ गॉड, गॉड का बड़ा भाई उसे कहा गया, टाइटल दिया गया। अल्लाह माफ करे तो वारिस शाह बेटा अच्छा राइटर होगा, अच्छा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते, हम तो नहीं सोच सकते। मैं पर्सनली अगर कहूँ तो मुझे उसकी लैंग्वेज बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मुझे उसकी लैंग्वेज पसंद नहीं है ना, बिल्कुल भी, पहली बात ये है। तो दूसरी बात ये है कि उसने एक चीज़ लिखी है, वो बड़ी कारआमद है, अच्छी है, लोग समझते हैं, उसमें क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो शेक्सपियर को मीट नहीं कर पाएगा। लोग हंसते हैं इस बात पर ना, मैं नहीं हंसता, मैं क्योंकि इज़्ज़त करता हूँ कि जो भी राइटर है उसे कुछ ना कुछ क्रिएट किया है आखिर, लेकिन लोग कहका लगाते हैं। और क्रिटिक, जो हमारे क्रिटिक हैं पाकिस्तानी, वो कह रहे हैं यार ये कौन बेवकूफ़ हैं जो ये इस तरह की बातें करते हैं ना। यार शेक्सपियर का पता नहीं, उसका कद बहुत बड़ा है, ये एक हैरान कुन बात है। मैं जो शख्स ठहरा हुआ हूँ डाइस के पीछे, यू बिलीव दैट मैंने 10-12 साल शेक्सपियर के ख़िलाफ़ कंपेन चलाई है,
मैं कहा शेक्सपियर जैसे कई ड्रामे मैं लिख डालूं, ये राइटर है। मैं कहता था इसकी कोई बात है जी, कौन सी बात ऐसी की है, मैंने पढ़ा है इसको, मैं पढ़ता था शेक्सपियर को, मैं कह रहा नहीं था कुछ भी नहीं। लेकिन जब मैंने बहुत ज़्यादा लिटरेचर पढ़ा, लिटरेचर स्टार्ट, लिटरेचर की तब्दीली, लिटरेचर के डेवलपमेंट, चेंजेस और बहुत सारे एलिमेंट जब मैंने पढ़े, उसके बाद मैंने देखा कि शेक्सपियर हर एक मैदान में बेहतरीन है, वेल है, तब्दीली करता है, नई चीज़ें लाता है, लैंग्वेज लेकर आता है, ह्यूमन साइकी एलिमेंट, बहुत सारी चीज़ों को एट द सेम टाइम वो डिस्कस करता है। एट द सेम टाइम अपनी ही बुक के अंदर, अपने ड्रामा में वो खुद क्रिटिक भी होता है दूसरे लोगों का। वो उसका कद कुछ और तरह का है, समझ नहीं आती कि वो ह्यूमन बीइंग भी था कि नहीं था, क्या समझ नहीं था। ये फीलिंग्स इस तरह की आती है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे फिर फील होगा। मैंने जब एम स्टार्ट किया तो मेरे टीचर थे, इकबाल टाउन के अंदर एक एकेडमी थी, भट्ट साहब वहाँ होते थे, और वहाँ पर जो टीचर मुझे पढ़ाने के लिए आए, आई वॉज अ अलोन स्टूडेंट, क्योंकि 2 और लड़कियाँ मेरे साथ थी। वो लड़कियाँ 3 दिन 4 दिन में चली गई थी। हमें पढ़ाने के लिए आए थे प्रोफेसर आरफिस साहब। उनके बड़े बड़े बाल थे, 75 साल उनकी उम्र थी, और शादीशुदा वो नहीं थे, उनकी सिस्टर भी शादीशुदा नहीं थी। 2 बहन भाई वो घर में रहते थे, और सिस्टर भी उनकी प्रोफेसर थी। ये भी प्रोफेसर थे इस्लामिया कॉलेज के अंदर, ठीक है, सिविल लाइन में, सिविल लाइन कॉलेज कहते हैं वो उसके अंदर। तो रिटायर्ड थे वहाँ से। साइकिल उनके पास होती थी पुरानी सी, और वो अपने हर फिक्रे में कहते थे कि यू नो। मैंने उनको एक बार अब तकरीबन 4 साल पहले जियो पर देखा है, ठीक है। वो जियो के एक प्रोग्राम में गलती से एक वो चल गया थी, गलती से उनके स्टूडियो में एक बार कैमरा गया, तो मैंने वहाँ पर प्रोफेसर आरफिस को चलते हुए देखा। जियो के कैमरे में फॉल्ट हुआ, गलती से उन्होंने कैमरा डाला बैक साइड पर, वहाँ पर वो स्टूडियो के अंदर रिहर्सल थी या कोई थी, प्रोफेसर आरफिस के हाथ में वो कागज़ थे और चलता। मैंने कहा ये तो प्रोफेसर आरफिस जा रहा है, बस वो कोई 3 सेकंड का एक वो था, ओके। मैंने 5 साल पहले ये देखा। प्रोफेसर आरफिस पढ़ाने मुझे आते थे, और मेरे ख्याल में पहले दिन जब आए तो उन्होंने कहा कितने लोग हैं, और उसने कहा हाउ मेनी पीपल यू आर। हमने कहा वी आर 3। ओके, you know my name is Arfis, okay, I have won a competition of poetry in Italy। इटली में वो उसने जीता था वो कंपटीशन एक पोएट्री का, ठीक है। आई विल टीच यू, ओके। बस ऊपर ले गया, बैठा एक जगह पर, थोड़ी देर उसने बात शुरू की जेफरी चासर पर। कहते यहाँ से कुर्सियाँ हटाओ, यहाँ पर आ जाओ। मेरे ख्याल में यहाँ ठीक है। हम कुर्सियाँ ड्रैग करके ले गए, 3 लोग थे वहाँ बैठा। कहते यहाँ से नहीं, आगे चले जाओ उधर। फिर ड्रैग करके आगे जाके बैठ के, लिटरेचर के लोग मन मौजी होते हैं। उसने बताया कि जेफरी चासर वो ग्रेट राइटर था और 14th सेंचुरी का था, और उसके एरिस्टोक्रेटिक मूड और ये वो बताते बताते उसने आंखें बंद की और सो गया। वो मोटा भारी सा और 3-4 कोट उसने पहने होते थे, और वो सो गया। हमने जुरसरत करके, लड़कियों ने और मैंने एक दूसरे को देखा, भाई ये क्या है। तो उसके बाद उसने कहा, तकरीबन कोई उसने वक्फा लिया कुछ 4-5 मिनट का। उसके बाद उसने ऐसे उठा, मैं सो नहीं रहा था, मैं सोच रहा था। हमने कहा ठीक है। 3 दिन उसने पढ़ाया, लड़कियां चली गई, मैं कोई हफ्ता पढ़ा उनसे। तो मेरे जहन में ख्याल आ गया एक कि यार ये, क्योंकि सर ने डेफिनेशन की थी कि दिस इज लिटरेचर, दिस इज नॉट इंग्लिश। आप लिटरेचर के स्टूडेंट, लिटरेचर पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज लिटरेचर। उन्होंने मुझे बताया था कि लिटरेचर क्या है, डेफिनेशन की थी। उन्होंने कहा था दैट्स द यूनिवर्स ऑफ आइडियोलॉजी। मुझे भी वो अल्फाज याद है। तो मैंने कहा अगर ये आइडियाज की दुनिया है तो वाई इन इंग्लिश, उर्दू में क्यों ना पढ़े। तो जनाबे वाला मैं 7वां-8वां दिन था, तो आके बैठा कुर्सी पर। तो मैंने कहा सर मैंने आपसे एक बात करनी है। उसने कहा जी कहें। मैंने कहा सर लिटरेचर पढ़ना है तो उर्दू में मैं क्यों ना पढ़ लूँ। उसने मेरे तरफ देखा और देखता रहा, और उसने मुझे जवाब नहीं दिया। उस शख्स को शायद इतना बुरा लगा
कि उसने मेरा सवाल का जवाब देना भी गवारा नहीं किया। सेम लाइक अगर मुझे कोई कहे, इतना मैं लिटरेचर को जानने के बाद मुझे कहे कि कोई कि अगर वारिस शाह को ट्रांसलेट किया जाए तो ओए होए इन्हें अन्नी पा देनी है, तो मैं फिर उस पर वैसे ही खामोशी इख्तियार करना चाहूँगा, मैं कमेंट भी नहीं देना चाहूँगा कि यार एक तरफ वो शख्स है जिसके एक करेक्टर के ऊपर 7 लाख आर्टिकल है और जिसकी एक बुक के ऊपर 60,000 बुक्स हैं एक्सप्लेन करने के लिए, और 7 लाख आर्टिकल भी साइकोलॉजिस्ट के हैं कि हैमलेट किस वक्त क्या कहता है, तो उससे साइकोलॉजिकली कौन सी डिजीज कौन सी चीज की तरफ इशारा है, और वो चीज ये है, उसके ऊपर पूरी एक थीसिस है। एक करेक्टर के ऊपर साइकोलॉजिस्ट थीसिस कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट जो हमारी फील्ड के नहीं है, सेपरेट फील्ड के हैं, तो उसको फिर हम इस तरह से करेक्टर से मिलाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। तो वो हम खामोशी इख्तियार कर सकते हैं दरअसल। तो इंग्लिश लिटरेचर की मैं सिंपली आपसे कहूँ बेटा, जो यहाँ का इस खित्ते का लिटरेचर है मोस्टली ये कॉपी पेस्ट होता है। राइटर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, फिर वो दोबारा उर्दू में और हिंदी में उन्हीं ख्यालात को अपने अंदाज में पेश करते हैं। ठीक है, एक तरफ से ये डिसऑनेस्टी नहीं भी होती, क्योंकि आपने अपने लोगों को बाशऊर करना होता है उनकी लैंग्वेज में, उनके एक्सप्रेशन में, तो आप जहां से मर्जी नॉलेज गेन करें। दूसरे अंदाज में हम ये कहते हैं कि बजाय इसके कि सेकंड डिग्री पर लिटरेचर जाके पढ़ा जाए, तो फर्स्ट डिग्री पर जो टॉप पर ठहरा हुआ लिटरेचर वो क्यों ना पढ़ा जाए। अंग्रेज पहले 17वीं सेंचुरी से 15वीं सेंचुरी से पहले अंग्रेज ग्रीक लिटरेचर पढ़ते थे, और यहां तक कि आपने ये 19वीं सेंचुरी तक भी ग्रीक लिटरेचर पढ़ाया जाता है, ग्रीक लैंग्वेज भी सीखते हैं अंग्रेज। तो बाद में अब आकर ये उन्होंने बाकी लैंग्वेजेस स्टॉप कर दी हैं, उनको उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो सारी चीज़ें उन्होंने परसीव कर ली, खींच ली उसके अंदर से। अब उनकी अपनी लैंग्वेज में कमाल काम हो रहा है। अमेरिकन जिस तरह लिख रहे हैं, अमेरिकन इंग्लैंड वालों को कहते हैं कि दे आर पेंडू पीपल, ये देहाती लोग हैं। राइटिंग्स इतनी आगे चली गई है, राइटिंग का म्यार यहां पर पहुंच गया है कि हम राइटर अब ये सोच रहे हैं कि बच्चों को नसीहत तो दूर की बात, सेंस भी दूर की बात, दलाइल दिए बगैर ऐसी बात लिखी जाए कि बच्चा पढ़कर भूल जाए, लेकिन वो बात जो लिखी हुई है उसके जहन में जाकर तब्दीली करके वापस आ जाए, उस बंदे को पता भी ना चले। इस चीज पर, इस लिहाज पर, इस टॉपिक पर डिस्कस हो रही है। इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से इंसान की जिंदगी को प्रोलॉन्ग किया जाए, किस तरह हम साइंटिस्ट को गाइड करें। इस टॉपिक पर काम हो रहा है कि ये जो नया साइंटिफिक दौर आ गया, आईटी का दौर आ गया है, इसको इंसान के साथ कैसे हार्मोनाइज करें कि इंसान को ये अच्छा लगे, ना कि इंसान इससे टकरा जाए। इस बात पर काम हो रहा है कि पूरी दुनिया को एक ही वर्ल्ड कैसे बना दें, और वो बन रहा है, बन चुका है। अपने अपनी टेरिटरी के अंदर बैठकर हम काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। फेसबुक मौजूद है, आपके पास गूगल प्लस मौजूद है, इस वक्त ट्विटर मौजूद है, तमाम चीज़ें मौजूद है। तो ये टॉपिक्स अभी हमने लाए नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये लिटरेचर का बड़ा क्लेम है इस वक्त कि 18वीं सेंचुरी से पहले का सारा लिटरेचर हम कहते हैं ख़त्म कर दो, जला दो, ख़त्म कर दो, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, वो हमें ख़राब करता है, तंग करता है। क्यों तंग करता है? वो पुरानी बातें हमें रिवाइव हो जाती हैं, हमारे जहन में आ जाती है, हम पीछे जाने की कोशिश करते हैं फिर। ठीक है, मैं अभी आपको कहूँ पीपल का दरख्त है और वो बादशाही मास्क के साथ है, वहाँ पर घर हैं और बिल्कुल लेन में सारे गलियाँ आराम से मुड़ जाती हैं, घर बहुत खूबसूरत रेडिश कलर के हैं, और कुछ औरतें बाहर घरों की दहलीज पर बैठी हुई वो चावल चुन रही हैं और वो बातें भी कर रही हैं। माशकी आता है और वो उस गली में पानी का छिड़काव करता है, नौजवान लड़के हल्ला गुल्ला करते हुए वहाँ से जा रहे हैं, रंगीन कपड़ों में कुछ लड़कियां भी हैं वहाँ पर और गुफ्तगू कर रही हैं। कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, कोई बहुत बड़ी स्टडी नहीं, बस 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो फिर भी ओके है, ठंडी हवा चल रही है, यू मस्ट से कि मुझे वहीं जाना है,
जब आप कहेंगे मुझे वहीं जाना है तो वो लड़ाई हो जाएगी। आप जब उससे ऑब्सेस्ड हो गए, उस सीन से, फिर आपको प्रेजेंट का ये धुआं पसंद नहीं आएगा, आपको इंटरनेट पर बैठना पसंद नहीं आएगा। आप पुराने दौर में जाने की कोशिश करेंगे और जदीद लोगों के साथ आपका टकराव हो जाएगा, टकराव हो जाएगा, प्रोग्रेस रुक जाएगा। पुरानी कुर्सियां उन्हीं को इमेंट करना है, उन्हीं को बेहतर करना है, वहीं होती, आकाश होती, आकाश मौजूद होती, आकाश अर्थक्वेक ना आता, आकाश बिल्डिंग ना गिरती, आकाश ये ना होता। जो चला गया चला गया, अच्छा था या बुरा था। अब कुर्सियां उससे भी बुरी हैं, लेकिन अब इनको ठीक करना है। ठीक है, थोड़ी औखी बातें हो गई हैं, मुश्किल है, तो नाराज नहीं होना। तो मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि ये बड़ा लिटरेचर है, ये बड़ा लिटरेचर है इस वक्त का। कल हो सकता है उर्दू या पंजाबी बड़ा लिटरेचर बन जाए, 100 साल बाद या 200 साल बाद, 300 साल बाद, हमें कोई इतराज नहीं है, कोई भी बन जाए। इंग्लिश से उर्दू में कैसे आप कहना, कैसे क्या कहना चाहते हैं? नहीं बेटा, लिटरेचर तो कहीं भी जब इंग्लिश को नहीं जानते थे लोग, तब भी लिटरेचर क्रिएट होता था। लिटरेचर अज़ल से क्रिएट होता आया है। ठीक है, आप पैगंबरों की बात सुनते होंगे, वो दफ बजाते थे, म्यूजिक बजाते थे, ऐसा भी कुछ सीन होता था। कौन से पैगंबर थे जो म्यूजिक और इसमें एक्सपर्ट थे? मेरे ख्याल में वो, अच्छा मुझे उनका नाम नहीं याद, बरबत बजाते थे, वो आपकी बुक में भी रेफरेंस आ जाएगा। हजरत दाऊद थे मेरे ख्याल में, आवाज़ सुरीली थी वो, देखिए। ठीक है, तो उस वक्त इंग्लिश कहाँ थी? लिटरेचर उस वक्त भी क्रिएट हो रहा था किसी न किसी शक्ल में। तो हम यहाँ क्रिएट कर रहे थे, रशियन अपना क्रिएट कर रहे थे, ग्रीक अपना क्रिएट कर रहे थे, एंग्लो सेक्सन जो थे वो अपना क्रिएट कर रहे थे, इंग्लैंड वाले हर जगह अपना अपना क्रिएट। आइए जी, क्या कहती है? कौन? देखो, डलाक सिसली का है या किसी और का? क्या? I must see him at once. Okay. I must see him at once on most important christening. मैं लाजमी उसे देखना चाहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सरमनी पर, जब वो क्रिश्चियन करने वाली सरमनी। I mean on most important business. सबसे अहम काम करते हुए देखना चाहता हूँ। किसको? हाँ, डॉक्टर चेजिबल को। सिसली, oh, Algernon, I shan't be away more than half an hour. मैं बस आधे घंटे तक अभी आया, मैं आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लूँगा, अभी आता हूँ। Considering that we have been engaged since February the 14th, ये तस्वर करो कि हम 14 तारीख से फरवरी की एंगेज हैं, एंड दैट आई ओनली मेट यू टुडे, और मैं बस आज ही तो तुमसे मिली हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। आई थिंक इट इज़ रैदर हार्ड, मेरे ख्याल में मेरे लिए बहुत मुश्किल है, दैट यू शुड लीव मी फॉर सो लॉन्ग अ पीरियड, कि तुम इतने लंबे अरसे के लिए मुझे छोड़ कर चले जाओ। एज हाफ एन आवर, पूरा आधा घंटा तुम छोड़ के मुझे चले जाओ। Couldn't you make it 20 minutes? क्या तुम 20 मिनट का वक्फा नहीं ले सकते? तुम 20 मिनट के लिए जाओ, लेकिन आधे घंटे के लिए ना जाओ। मेरा दिल है कमज़ोर और मेरा दिमाग है थोड़ा। अच्छा जी, आई विल बी बैक इन नो टाइम, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। किसे सर? एंड रश डाउन द गार्डन, और वो उसको सलाम लेता है और चला जाता है गार्डन में। सिसली, व्हाट एन इम्पेचुअस बॉय, कितना खलंडरा लड़का है। खलंडरा समझते हैं? शोखा सा, कितना खलंडरा लड़का है। ही इज, आई लाइक हिज हेयर सो मच, मैं इसके बालों को बड़ा पसंद करती हूँ। आई मस्ट इंटर हिज प्रपोजल इन माई डायरी, इसकी दी हुई प्रपोजल मैं अपनी डायरी में ज़रूर लिखूंगी। इंटर मैरीमैन, मैरीमैन आता है, मैरीमैन
Miss Fairfax has just called to see Mr. Worthing. यहाँ पर मिस फेयरफैक्स आ गई है जो मिस्टर वर्थिंग से मिलना चाहती है. ऑन वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस मिस फेयरफैक्स स्टेट्स. मिस फेयरफैक्स कहती है कि बहुत अहम मामला है. ये ग्वेंडोलिन आ गई है. ग्वेंडोलिन इस फार्म हाउस पर आ गई. ग्वेंडोलिन जो कि कज़न है एल्जर्नन की और जो कि अंगेज्ड है, जो कि हाँ जैक वर्थिंग. शाबाश, ठीक है. जैक की भी तो कजन ही हुई. हाँ वो जब वो राज खुलेगा तो फिर तब. अच्छा मैरीमैन, ये शुक्र है सिस्टर ने निकल आई. यहाँ पर ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात होंगे लिटरेचर पार्ट 1 के एंड पर, वो आखिरी किताब होगी जब ऐसा वाक़या हो जाएगा. अच्छा जी. मैरीमैन. अच्छा मैरीमैन. मिस फेयरफैक्स हैज जस्ट कॉल्ड टू सी. अच्छा ये मैंने पढ़ दी है. सिसिली इज नॉट मिस्टर वर्थिंग इन हिज लाइब्रेरी. मिस्टर वर्थिंग अपनी लाइब्रेरी में नहीं है. मैरीमैन. Mr. Worthing went over in the direction of the rectory some time ago. Mr. Worthing को मैंने देखा है, वो जा रहे थे रेक्ट्री, पादरी के घर कमरे की तरफ जा रहे थे थोड़ी देर पहले. वो भी वहाँ क्रिश्चियन होने गया है. सिसिली. Pray ask the lady to come out here. उस मेहरबानी करके, प्रे का मतलब मेहरबानी करके उस खातून से कहिए अंदर आए. Mr. Worthing is sure to be back soon. मिस्टर वर्थिंग जल्दी वापस आ जाएगा. एंड यू कैन ब्रिंग टी. और तुम चाय ले आओ, टी ले आओ. टी. आई थिंक दैट इज इनफ. ओके, दैट इज सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू.